डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में ग्रेड 7 मैथमेटिक्स की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसके चैप्टर 1, 2, 5 एंड 6 की रिवीजन करेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको जो है मिलती रहें, उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो इसका पहला क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, वो है अरेंज द 3.6 माइनस 1.5 0 माइनस 0.31 माइनस 2.8 इन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है? ग्रेटर टू स्मॉलर। डिसेंडिंग आर्डर में हम नंबर्स को ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी सबसे पहले जो सबसे ग्रेटर है वो आएगा, उसके बाद उससे जो स्मॉलर है, और सबसे लास्ट में सबसे जो लीस्ट नंबर है वो आएगा। अब ये नंबर कौन से हैं, पहले उनको ऐसे लिख लेते हैं। 3.6 कॉमा माइनस 1.5 माइनस 0.31 और माइनस 2.8 है। अब इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बाकी इसमें 4 नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, इनको अब हमने डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। अरेंज इन डिसेंडिंग आर्डर, इसको हमने डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, ये 1, 2, 3, 4 नंबर्स हैं, और इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर है 3.6, बाकी सब नेगेटिव हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट जो है 3.6 ही होगा, ये सबसे ग्रेटेस्ट हो गया। उसके बाद अब बाकी रह गए आपके पास माइनस 1.5 माइनस 0.31 माइनस 2.8। अब ये तीनों के तीनों नेगेटिव हैं, और नेगेटिव में आपको पता है जो नंबर स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है। नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर सबसे स्मॉलर होगा वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो इसमें माइनस 1.5 माइनस 0.31 और माइनस 2.8 में सबसे जो स्मॉलर है वो 0.31 है। तो यही आपका इसके बाद जो है ग्रेटेस्ट होगा, माइनस 0.31। नेगेटिव नंबर जब सब नंबर के साथ जो साइन है, जो स्मॉलर होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। ये ग्रेटर हो गया। अब इसके बाद कौन से रह गए? माइनस 1.5 और माइनस 2.8 रह गए। इसमें स्मॉलर 1.5 है, तो यही माइनस 1.5 ग्रेटर हुआ। और ये जो लास्ट रह गया वो कौन सा? सबसे जो लीस्ट होगा वो माइनस 2.8 होगा। तो ये हमने इस नंबर को डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज कर दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, the length of 4 insects are 0.02 centimeter, 1 by 8 centimeter, 0.1 centimeter और 2 by 3 centimeter। यानी ये लेंथ ऑफ 4 इंसेक्ट्स है, इनको भी डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। लेंथ ऑफ 4 इंसेक्ट्स हैं, उनकी लेंथ क्या गिवन है? 0.02 सेंटीमीटर, 1 बाय 8 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर एंड 2 बाय 3 सेंटीमीटर। अब इसको भी हमने डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग आर्डर में इसको अरेंज करना है। डिसेंडिंग आर्डर क्या था? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर। असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? जो सबसे ग्रेटर होगा, सबसे जो बड़ा नंबर है वो सबसे पहले आएगा, और उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब ये जो नंबर्स हैं, ये आपके डेसिमल में 0.02, ये 1 बाई 8 है, ये 0.1 है, ये 2 बाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसको आप उसी वक्त अरेंज कर सकते हैं जब ये सब के सब जो है आपके एक ही फॉर्म में हो।
ये 0.02 है। अब 1/8 है, इसको भी डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए अब 1 को 8 पे डिवाइड कर देंगे। 1 को अंदर रखेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे। ये 1 लेस है, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे। 8 1 ज़ार 8, 2 आएगा और फिर 0 लग सकता है एक डेसिमल के बाद। 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर एक 0 लग सकता है और 8 5 ज़ार 40। तो ये 1/8 आपका ये नंबर है। इसको दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। ये 0.02 सेंटीमीटर और 1/8 आपको किसकी इक्वल है? 0.125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट तो 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो डेसिमल में ही है। और 2/3, अब 2 को भी 3 पे डिवाइड करना है हमें। 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 आएगा। 0.36 ज़ार 18, 2 आ जाएगा, ये फिर 36 ज़ार 18 और इस तरह ये चलता रहेगा। ये 36 ज़ार 18, तो इसको हम तकरीबन 0.66 है, तो इसको 0 पॉइंट राउंड करके 1 डेसिमल प्लेस तक 0.7 लिख सकते हैं। 0.7 लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास ये नंबर्स आ गए 0.02, 0.125, 0.1 और 0.7। इसमें जो सबसे ग्रेटर नंबर है वो 0.7 ही है। और 0.7 एक्चुअली क्या है, जो एक्चुअल वैल्यूज़ वो हम लिखेंगे। 0.7 क्या है? 2/3 है। तो सबसे ग्रेटर जो है इसमें वो 2/3 सेंटीमीटर है। ये आपका 0.7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद 0.02, 0.125 और 0.1 रह गए। तो इसमें आप ये 0.02 है, यानी इसकी 1 डेसिमल प्लेस पे 0 है, इसकी 1 डेसिमल प्लेस पे 1 है और इसकी 1 डेसिमल प्लेस पे 1 है। तो ये दोनों तो इससे ग्रेटर ही हैं। और उसके बाद इसकी 1 डेसिमल प्लेस, ये सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक है, 0.1 है। और ये आप इसकी 10th प्लेस पर भी 2 है और आगे 100th प्लेस पे 5 है। तो इसमें आपका इसके इन दोनों में इसके बाद जो है, इन तीनों में जो ग्रेटर कौन सा? 0.125 है, यानी 0.125 एक्चुअली क्या है? 1/8। तो 1/8 हो गया। उसके बाद 0.02 और 0.1 में 0.1 ग्रेटर है, क्योंकि इसकी 10th प्लेस पे 1 है और इसकी 10th प्लेस पे 0 है। 0.1 ग्रेटर हो गया। और सबसे जो स्मॉलर है वो 0.02 सेंटीमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमने इसको फ्रैक्शंस को आपस में सॉल्व करना है। फ्रैक्शंस की एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ये कैसे करेंगे? ये हमारे पास है -7/4 और ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ये 5/6 आ जाएगा। और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस और 3 1 ज़ार 3, 3 + 1 4, 4/3। अब आपने एलसीएम लेना है, 4 6 3 का एलसीएम लेना है। 4 4 6 और 3 का एलसीएम। अब ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। एलसीएम में सब नंबर का डिवाइड होना ज़रूरी नहीं होता। ये 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और 3 ऐसे ही आ गया। फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार और 3 ऐसे ही आएगा 3। फिर अब 3 पे डिवाइड होगा, 1 1 1। तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, इसका एलसीएम है 12। ये -7/4 है, तो 4 को हमने 12 बनाना है। 4 1 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12। डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है 5/6, तो 6 1 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद प्लस -4/3। अब 3 1 ज़ार 12 होता है, 3 4 ज़ार 12। तो डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ये हमारे पास आ जाएगा -21/12 और ये आ जाएगा 10/12 और ये आ जाएगा 16/12। अब इस सब का डिनोमिनेटर सेम हो चुका, नीचे डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा। ऊपर आप लिखेंगे -21 + 10
-16। अब इसको यहाँ लिख लेंगे हम। अब -21 और +10, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीजर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन। -21 और +10 ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों के साइन डिफरेंट है, तो इसमें जो ग्रेटर नंबर है वो जो मैग्नीट्यूड के लिहाज से वह 21 ग्रेटर है, तो इसका साइन आएगा माइनस आ जाएगा। और 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 - 16/12। अब दो नंबर्स हैं, दोनों के साइन माइनस है। जब टू नंबर्स हम ऐड करें और दोनों के साइन एक जैसे हैं तो आंसर वही साइन आता है। यहाँ अगर प्लस होता है, यहाँ प्लस, आंसर में प्लस ही आता है। और जब दोनों नंबर माइनस है, नेगेटिव है, तो आंसर में भी साइन नेगेटिव आएगा। 11 और 16 को ऐड कर लेंगे। जब दोनों नंबर के साइन सेम हो तो उनको ऐड किया जाता है, साइन आंसर में वही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके पास 27/12 आ जाएगा। अब ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका आंसर आपने मिक्स नंबर में लिखना है। तो 27 को अंदर रखते हुए 12 पे डिवाइड करेंगे, 12 2 24 हो जाएगा और पीछे रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास को हम लिख सकते हैं -2 होल 3/12। अब ये कटिंग भी होती है, 3 1 3, 3 4 12। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो -2 होल 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको, हमने फ्रैक्शंस को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस एलसीएम लेते हुए हमने इस तरह करना है। ध्यान से स्टेप वाइज करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। मैथ के क्वेश्चन को जितना स्टेप वाइज और साफ सुथरा लिखा जाए इतना आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद बॉट 1 होल 1/4 kg ऑफ बीफ and 2 whole 5/8 kg of chicken. How much more chicken did he buy? अब इसमें ये हमने फाइंड करना है कि उसने जो चिकन की अमाउंट है वो बीफ से कितना ज़्यादा परचेज़ किया है, क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। तो इसमें अहमद अगर स्टेटमेंट लिखें तो अहमद बॉट बीफ उसने कितना परचेज़ किया, 1 होल 1/4 kg। तो ये आपके मिक्स नंबर में है। इसको इम्प्रॉपर में कैसे लिखेंगे, 4 1 4, 4 + 1 5, 5/4 kg। इसी तरह अहमद बॉट चिकन उसने कितना परचेज किया है, 2 होल 5/8 kg। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 2 16, 16 + 5 21/8 kg। अब ये चिकन की जो अमाउंट है वो ग्रेटर है, लेकिन हमने इसका वही फाइंड करना है कि हाउ मच मोर चिकन डिड ही बाय, यानी इसका इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपने। इन दोनों को, जो चिकन की अमाउंट ग्रेटर है उसमें से बीफ का जो क्वांटिटी है वो आपने क्या करनी है, माइनस करनी है। नेक्स्ट होगा आपके पास मोर चिकन। बस सिंपल सी स्टेटमेंट लिख लें, मोर चिकन कितना, आप इसमें क्या आएगा, आपने 21/8 में से जो चिकन की अमाउंट है उसमें से बीफ की जो क्वांटिटी है वो आपने माइनस कर लेनी। ये आपका केजी में आंसर आ जाएगा। अब 8 और इसका एलसीएम 8, 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा। ये 21/8 है, ये तो ऑलरेडी 8 बना हुआ है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 का 1 से और इसको 1 से। और ये 5/4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 8 है 2 से, और यहाँ भी 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21/8 माइनस 10/8। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 21 - 10/8 kg, और ये आपके पास आ जाएगा 11/8 kg। अब इसको फिर हमने मिक्स नंबर में आंसर लिखना है क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8 को हमने 11 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 1 8, तो यहाँ 3 आ जाएगा।
तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 1/3/8 1 और उसके बाद रिमाइंडर आता है 3 और फिर ये डिवाइज़र 1/3/8 kg, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसमें सबसे पहले इसको ये आपकी मिक्स नंबर में 10 2 ज़ा 20 20 और 4 24 -24/10 आ जाएगा। -24/10 मल्टीप्लाई -15/2 हो गया और डिवाइडेड बाय 3 4 ज़ा 12 12 और 1 13 माइनस का साइन अपनी जगह आएगा 13/3। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो डिवाइड के बाद जो वैल्यू है राइट साइड पे उसका आपका रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस अपनी जगह ही रहेगा, सिर्फ उसकी वैल्यूज़ जो 13/3 को आप 3/13 लिख लेंगे। अब इसी स्टेप में ये -24/10 ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई -15/2 भी ऐसे ही लिख लें और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे आप तो ये माइनस ऐसे ही आएगा और 3/13 लिख लें। अब इसमें आपने कटिंग करनी है। कटिंग न्यूमरेटर की जो न्यूमरेटर वैल्यूज़ हैं न्यूमरेटर के साथ नहीं होती और बाकी डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ जो हैं डिनोमिनेटर के साथ कटिंग नहीं होती। बाकी कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब आपस में जो है यानी न्यूमरेटर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट नहीं होती और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल नहीं होते। और दूसरा ये जब मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन हो तो उसमें हम एलसीएम नहीं लेते। अक्सर बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करते या मैथ में वीक होते हैं तो वो इनका भी एलसीएम लेते हैं। इसमें एलसीएम नहीं लेना, इसमें आपने कटिंग करनी है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी इसकी न्यूमरेटर की इस डिनोमिनेटर की इस डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर इन दोनों की इस तरह क्रॉस में कटिंग जो है हो सकती है। जैसे अब 5 2 ज़ा 10 होता है और 5 3 ज़ा 15 होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये 2 1 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 12 ज़ा 24 होगा। उसके बाद आपका अब बाकी देखें ना 2 और ये ये 2 और ये 12 ये कैंसिल आउट होते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। अब आप उसके बाद नीचे सिर्फ 13 रह गया और 13 6 3 और ये वाला 3 13 ये किसी एक टेबल पे कैंसिल आउट नहीं होते। तो अब आप देखें पहले साइन को हैंडल करें। माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद 6 3 ज़ार 18 और 18 3 ज़ार कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 18 3 ज़ार 54 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा 1 1 ज़ार 1 और 1 13 ज़ार 13। अब यहाँ इसका आंसर नहीं छोड़ना, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी आपका इम्प्रॉपर आ रहा तो उसको आपने चेंज करना होता है मिक्स नंबर्स में। अब आपने 54 को 13 पे डिवाइड करना है। 13 व्हाट ज़ार 54 होता है या नियरेस्ट टू 54 होता है 13 4 ज़ार 52 होता है। 13 4 ज़ार 52 तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 रिमाइंडर आ गया। माइनस अपनी जगह आएगा। इसको कैसे लिखते हैं 4 होल 2/13 4 होल 2/13 यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये लिखते हैं और फिर उसके बाद इस तरह फ्रैक्शन में 2/13 ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 9801 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन यानी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 9801। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। नंबर क्या है 9801 है और ये आपका ऑड नंबर है। जो भी ऑड नंबर होते हैं वो आपके 2 पे डिविजिबल नहीं होते। 2 के बाद 3 आता है कि आपने चेक करना है कि 9801 इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट।
तो इसके लिए आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। वो क्या है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? इन नंबर्स को, ये जो 9801 के डिजिट्स हैं इनको ऐड करें, यानी जैसे 1 + 0 + 8 + 9, तो ये आता है आपके पास 1 9 9 और 9 18। 18 3 की टेबल डिविजिबल है, सो इट्स मीन दैट 9801 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 3s are 9, 3 2s are 6। अब 3 2s are 6, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, पीछे 20 बन जाएगा। 8 6 are 18, 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 रह जाएगा 21, और 3 7s are 21। अब फिर हम चेक करते हैं कि इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट। 3 2 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 7 18। So sum of these digits is equal to 18, and 18 is divisible by 3, so this number is also divisible by 3। 3 1s are 3। अब नेक्स्ट 2 है, नेक्स्ट 2 3 से स्मॉलर है, तो जब 3 से स्मॉलर है तो नेक्स्ट के साथ इसके साथ 6 इसके साथ कंबाइन करेंगे 26 बन जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक नंबर कंबाइन किया हमने, इसलिए दरमियान में यहाँ क्या लगेगा? 0 लगेगा। इसको इसी तरह समझ लें, 3 1 और 3 हो गया। अब 2 स्मॉलर है, 2 स्मॉलर है 3 से, इसके साथ 6 कंबाइन करेंगे, 6 कंबाइन करेंगे तो 0 लगाएंगे। अब 3 8 से 24 हो जाएगा, और 26 में से 24 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, वो मिलकर 27 बन जाएगा, और 3 9 से 27 हो जाएगा। ये फिर 3 पे डिविजिबल है। 3 3s are 9, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 1 रह जाएगा, 18 बन जाएगा। 3 6 are 18, 3 3s are 9। फिर 3 पे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3। अब 121 जो है ये अब आपका 3 पे नहीं डिविजिबल, आगे 4, ये बल्कि अगर आपको स्क्वायर्स 1 से लेके 20 तक ज़बानी स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। 11 11s are 121, तो ये 11 11s are 121, और फिर 11 1s are 11। तो इस तरह हमने इसकी 9801 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके प्राइम फैक्टर कौन से आए? 3 × 3 × 3 × 3 × 11 × 11। अब ये पेयर बन गए। स्क्वायर रूट जब ले रहे हो हम, और उसमें अगर पेयर बन जाए तो उनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है। या इसको अगर स्टेप वाइज लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 स्क्वायर रूट, और इसको इस तरह लहदा 3/2 का स्क्वायर रूट, और ये 11 का स्क्वायर रूट। अब इसमें ये 2 के साथ स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो जाता है, 2 के साथ स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो जाता है। 2 क्यों स्क्वायर रूट क्यों कैंसिल होता है? क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो 2 और 1/2 आपस में क्या होते हैं? स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। 2 और 1/2 आपस में क्या होते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब आपके पास 3 3 is 9, यानी इसका फाइनल आंसर क्या है? 3 × 3 × 11। तो 3 3 is 9, और 9 11 is 99। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 99 का। तो ये इस तरह इसका आंसर आ गया 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है। अब यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर फील्ड क्या होगा? स्क्वायर फील्ड एक ऐसा फील्ड होगा जिसकी चारों साइड्स क्या होंगी? आपकी इक्वल होंगी। ये एक स्क्वायर होगा जिसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी इन लेंथ, और इसके ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री होंगे और राइट एंगल्स होंगे। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर शेप का एक फील्ड है। इसकी ऑल साइड्स को एल से हम लेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले नॉलेज तो ये होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है। एरिया ऑफ अ
स्क्वायर फील्ड गिवन है और वो कितना है 2500 मीटर स्क्वायर है। अब एरिया, इसके बाद सेकंड आपके पास ये आपको पता हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो शेप होती है, कोई भी स्क्वायर शेप होती है, उसके एरिया का जो फार्मूला है वो क्या है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है हमेशा L मल्टीप्लाई L, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लें तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। अब ये दो इक्वेशंस हैं, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी और रियल नंबर यूज़ करते हुए या इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हुए ये लिख सकते हैं कि इस L और L को, यानी इस स्क्वायर फील्ड जो होगा उसकी लेंथ अगर L है, एक साइड की लेंथ L है, तो उसकी दोनों साइड्स L और L को मल्टीप्लाई किया गया है तो उसका एरिया आया है 2500 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। अब L मल्टीप्लाई L L स्क्वायर होता है, सो ये आपके पास 2500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर मूव करने के लिए हम हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं, ये हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो L इज़ इक्वल टू हमारे पास अब इसका हम मेंटली भी बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है और स्क्वायर रूट के अंदर 2 ज़ीरोज़ हैं तो आंसर में 1 ज़ीरो लग जाएगा। अगर 4 ज़ीरो होते तो 2 ज़ीरो आ जाते और अगर 6 ज़ीरो आते 3 ज़ीरो आ जाते। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया और डबल ज़ीरो की जगह 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो आ गया और मीटर स्क्वायर के साथ, यानी आपके मीटर स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ तो मीटर आ जाएगा। लेंथ वैसे भी क्या होती है, मीटर में होती है, एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो इसकी स्क्वायर फील्ड की लेंथ कितनी है आपके पास, 50 मीटर है। स्क्वायर फील्ड की लेंथ कितनी है, 50 मीटर है। अब इसका पैरामीटर फाइंड करना है। अब थर्ड आपके पास जो नॉलेज इस क्वेश्चन के लिए होना चाहिए वो ये कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको आना चाहिए। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का फार्मूला आपको पता हो और वो है पैरामीटर इज इक्वल टू 4L होता है, 4L। तो आप L फाइंड कर चुके हैं, 4 मल्टीप्लाई 50 से आपके पास इसका पैरामीटर आ जाएगा 200। पैरामीटर भी लेंथ ही होती है तो इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी। पैरामीटर लेंथ होती है और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो पैरामीटर इसका कितना आ जाएगा, 4L, 4 इंटू 50, 200 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह हमने एक ऐसा स्क्वायर फील्ड जिसका एरिया गिवन हो तो उसका पैरामीटर कैसे फाइंड किया जा सकता है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अब इसमें रेक्टेंगल की बात की गई है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है, रेक्टेंगल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये साइड इसकी इक्वल होती है, ये साइड इसकी इक्वल होती है और इसके ऑल 4 एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। तो ये आप सबसे पहले रेक्टेंगुलर रीजन है तो रेक्टेंगल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो लॉन्गर लेंथ होती है इसको, ये लॉन्गर साइड है इसको लेंथ कहते हैं और जो स्मॉलर है उसको विड्थ कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा गया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज़ डबल इट्स विड्थ, यानी इसमें जो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर रीजन की उसकी विड्थ से डबल है। जब लेंथ विड्थ से डबल है तो इसमें हमने किसको सपोज करना है, विड्थ को सपोज करना है। यानी इसमें हम कहेंगे लेट विड्थ जो है लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो अगर x है तो देन जो लेंथ है इसकी लेंथ जो है वो इससे डबल है। डबल मीन ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। डबल मीन 2 टाइम्स है, लेंथ क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। अब इसका एरिया भी गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड भी गिवन है, रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन हमें गिवन है, उसका एरिया जो गिवन है डैट इज़ इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ भी ये नॉलेज आपके पास, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए,
तो यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन का जो फार्मूला है वो होगा एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ, इस रेक्टेंगुलर रीजन की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया गया है, तो आपका आंसर 128 आया है। इन देयर फोर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ इज़ हाउ मच, लेंथ इज़ 2x जो हमने सपोज किया, और विड्थ क्या है, x है, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये आपके पास 2x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 128 आ जाएगा। अब इसमें बोथ साइड पे 2 पे डिवाइड कर लें, 2 पे डिवाइड कर लिया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर आपके पास आ गया 64 आ गया। अब इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास इस आ जाएगा 8, और 8 का 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। और ये x क्या चीज़ है, विड्थ है, और विड्थ लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। यानी आपके पास विड्थ आ गई 8 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ इसकी, ये विड्थ है, विड्थ आ गई 8 सेंटीमीटर, और लेंथ जो है इसकी वो है 2x 2x, यानी लेंथ इसकी आ जाएगी 2 इंटू 8 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेंथ इसकी आ जाएगी, लेंथ होगी 2 मल्टीप्लाई 8, लेंथ हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब इसका पैरामीटर भी फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है हमने, पैरामीटर। तो पैरामीटर अब रेक्टेंगुलर, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, पैरामीटर किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का, रीजन का, या रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है उसका जो फार्मूला होता है, ये भी आपको यहाँ आना चाहिए, वो होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा, लेंथ आपके पास 16 आ गई और विड्थ 8 आ गई, तो ये 2 और ये 8 प्लस 16 24 हो जाएगा, 24 2 ज़ार, और पैरामीटर भी लेंथ ही होता है, तो 48 सेंटीमीटर यूनिट होगी। पैरामीटर लेंथ ही होता है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये आप जो प्रॉब्लम है जिसमें एक रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया दिया गया और उसका ये मेंशन किया गया कि उसकी लेंथ जो है वो उसकी विड्थ से डबल है, 2 टाइम्स है, तो उसकी तरह आप जो है पहले उसकी विड्थ को सपोज करके x लेंथ उससे 2 टाइम 2x हो जाएगी। एरिया गिवन है 128, फिर लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया गया, 128 आया, लेंथ की जगह 2x आ जाएगा, लेंथ की जगह 2x आ जाएगा, विड्थ की जगह x आ जाएगा, और 128 हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल 128, फिर बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया, x स्क्वायर 64 हो गया, और x आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो x क्या विड्थ है, विड्थ आपके पास 8 आ गई, लेंथ 2x है, 2 इंटू 8 16 सेंटीमीटर हो गई। अब उसके बाद पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन का फार्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ, उसमें वैल्यूज पुट किया, आपके पास पैरामीटर 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 30.25 का, डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल है। अब इसका 30.25 है, पॉइंट रिमूव करेंगे, यानी ये देखिए 30.25 था, पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, और 1 के बाद यहाँ 2 डिजिट है इसलिए 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तब आपने क्या करना है, आपने इसका ऊपर जो 3025 इसका स्क्वायर रूट अलहदा लेना है, और 100 का स्क्वायर रूट अलहदा लेना है। तो इसमें आप अपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमने पहले हमने किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 3025 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये नंबर आपका 2 पे डिविजिबल नहीं है, और 3 पे भी डिविजिबल नहीं है, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे डिविजिबल है, 5 6 ज़ार 30 है। और फिर नेक्स्ट मैंने जैसे पहले बताया था आपको, नेक्स्ट 2 स्मॉलर है, तो नेक्स्ट 5 मिलाएंगे, दरम्यान में 0 लगेगा, और 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा। अब ये फिर 5
5 1 ज़र 5 हो जाएगा और 1 इधर चलेगा 10 बन जाएगा, 5 2 ज़र 10 और 5 1 ज़र 5, 121 आ गया। और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 11 11 ज़र और 11 1 ज़र, तो इसकी 3025 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास क्या आई? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, और जो 100 है, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 100 का डायरेक्ट ज़बानी भी आपको पता होना चाहिए, 10 10 ज़र 100 होता है, तो 10 10 ज़र 100, या इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। 100 2 पे डिविजिबल है 50 आ जाएगा, फिर 2 पे डिविजिबल है 25 आ जाएगा, फिर 5 पे डिविजिबल है 5 5 ज़र 25 और 5 1 ज़र 5, तो ये क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब स्क्वायर रूट के अंदर जब पेयर बन गए, ये भी पेयर बन गया, 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 स्क्वायर रूट के अंदर जब पेयर बन जाते हैं तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। ये 5 मल्टीप्लाई 11 बाई 2 मल्टीप्लाई 5, और ये 5 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या है? 11/2, और 11 को अब 2 पे डिवाइड करना है आपने डेसिमल में क्वेश्चन, क्योंकि डेसिमल में आंसर भी डेसिमल में आना चाहिए। 2 5 ज़र 10, 1 आ जाएगा, 0 लगेगा या पॉइंट लगेगा, 2 5 ज़र 10, तो यह इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5.5। तो 30.25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5.5। ये इसका मेथड है इसको फाइंड आउट करने का। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ दिस सेट। अब ये क्योंकि रिवीजन चल रही है, रिवीजन है, इसके अलावा बाकी इनके टॉपिक्स पे डिटेल से वीडियोस मेरे चैनल में मौजूद हैं, जो डिटेल से समझना चाहते हैं वो उन वीडियोस को देखें अच्छी तरह। अब यहाँ मैं सिर्फ इसके ऑल जो सबसेट्स हैं वही लिखूँगा। इसमें सबसेट क्या होता है? जब एक एलिमेंट, एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो वो उसका क्या होता है? सबसेट कहलाता है। अब ये हमारे पास इसके सेट है ए बी सी डी, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, इसके कितने सेट्स बनेंगे, उसका ये फार्मूला है कि 2 पावर n। अब 2 पावर n क्या होता है? n इसके एलिमेंट्स हैं, 2 पावर 4 करेंगे, 2 पावर 4 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये इसके कितने बन जाएंगे? 16। इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 16 बनेंगे। अब हमने इसके 16 सबसेट टोटल पूरे लिखने हैं। इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 16 बनेंगे, और इसके हमने अपने 16 लिखने हैं। सबसे पहले जो सबसेट होता है, सबसे पहले जो हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट होता है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? एम्प्टी। सबसे पहले एम्प्टी लिखेंगे। उसके बाद आप एक सिंगल करके, यानी ये एक सिंगल, ये भी इसका सबसेट है क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें मौजूद है। उसके बाद बी, सिंगल सेट बी आ जाएगा। उसके बाद सिंगल सी आ जाएगा। उसके बाद सिंगल डी आ जाएगा। ये आपके सिंगल कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आपने सबसे पहले एम्प्टी लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा। उसके बाद अब आप जो है 2 2 करके लिखेंगे। 2 2 करके कैसे लिखने हैं? ए बी लिखना है, ए बी। उसके बाद ए सी, यानी ए को कांस्टेंट रखना है, ए सी, यानी आपने ए बी लिखा, ए सी लिखेंगे, उसके बाद ए डी लिखेंगे। उसके बाद कौन सा लिखेंगे? ए डी, और ये ए डी लिख लिया, ए डी। उसके बाद अब ए बी भी हो गया, ए सी भी हो गया, ए डी भी हो गया। अब बी, अब लिखेंगे आप बी सी, उसके बाद बी डी, यानी आपने बी, ए के बाद बी पे आए, बी और सी लिखा, फिर बी और डी लिखा। अब आपने सी और डी लिखना है, सी और डी। ये 2 2 वाले कॉम्बिनेशन आपके पूरे हो गए। उसके बाद आप 3 3 वाले लिखने हैं। 2 2 वाले कैसे लिखे? ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी सी, बी डी और सी डी। अब 3 3 वाले लिखने हैं। 3 3 वाले पहले लिखेंगे ए बी सी,
फिर ए अपनी जगह ही रखेंगे, ए बी सी हो गया। अब ए बी डी लिख लें, ए बी डी। उसके बाद ए बी डी भी हो गया। उसके बाद ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा। यानी ए पहले हमने लिखा ए बी सी, दूसरा लिखा ए बी डी, तीसरा लिखा ए सी डी। अब उसके बाद बी सी डी लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? बी सी डी। अब ये काउंट कर लें कितने बन गए। आपने 16 पूरे करने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो चुके हैं। और सबसे आखिर में जो सबसेट आएगा वो ए बी सी डी आएगा। तो ये आपके 16 सबसेट, इसके ऑल सबसेट इस सेट के हमने लिख लिए। ये मैंने 16 वाला ले लिया। आपकी बुक में 3 तक ही है, जिसके 8 बनेंगे या 2 होंगे, जिसके 4 बनेंगे। अगर 1 एलिमेंट हो तो 2 बनेंगे, अगर 0 हो तो उसका फिर एक ही सबसेट होता है, एम्प्टी सेट। तो इस तरह जो आप जो फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी इसके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपके पास एक यूनिवर्सल सेट क्या होता है? गिवन सेट से एक बड़ा सबसेट होता है, सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी यू। इसमें आपने पी आपको सेट दिया गया, पी इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर इन यूनिवर्सल सेट। ये मैंने क्वेश्चन गलत शायद कॉपी कर लिया है। में यूनिवर्सल सेट आपका पी क्यू आर एस टी यू नहीं है, बल्कि 1 से लेके 20 तक है, 1 से लेके 20 तक है। अब इसमें P क्या है? P इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इन यूनिवर्सल सेट। यानी इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं आपने। इसमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं? यूनिवर्सल प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिविजिबल होते हैं। द नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो पहला प्राइम नंबर 2 है। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। These are the prime numbers from within 1 to 20। 1 से लेकर 20 तक ये यूनिवर्सल सेट दिया गया, 1 से लेकर 20 तक। इसके अंदर P इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर इन यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक जो प्राइम नंबर वो ये हैं। अब ये जो पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट इसका आंसर आ गया। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ P, वो हमने एलिमेंट लिख दिए। दूसरा क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, पी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस पी, यूनिवर्सल सेट माइनस पी। इसका क्या मतलब? एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन पी। सो यूनिवर्सल सेट क्या आपके पास है? 1 2 3 से लेकर 20 तक है। और पी क्या आपके पास है? पी आपके पास है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 9 9 नहीं है, सॉरी, 7 11 13 और 17 और 19। ये आपका P है। अब यूनिवर्सल P के द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन दिस P, वो कौन कौन से हैं? 1 है, 1 इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, जितने भी कंपोजिट नंबर है 1 के अलावा। 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 और 18 और 20। ये वो नंबर है यूनिवर्सल सेट के जो कि इसमें नहीं है। तो इस तरह हम पी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी सेट के जो जिस तरह पी कॉम्प्लीमेंट ये होगा यू माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस पी द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन पी। या दूसरे लफ्ज़ों में सर पी के एलिमेंट आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस कर लेने। तो आप यूनिवर्सल सेट के साथ तमाम एलिमेंट उसमें से माइनस करके लिख देंगे तो वो पी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। उसके बाद ड्रा द वेन डायग्राम फॉर पी कॉम्प्लीमेंट। अब पी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है, वो भी कर लेते हैं। ये लेट्स सपोज देखें, ये हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसका पी जो है सब सेट है, इसका पी इसका सब सेट है, पी इसके अंदर बनेगा।
ये पी हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ क्या करना है, पी कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है। ड्रा द वेन डायग्राम फॉर पी कॉम्प्लीमेंट। और पी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आए हैं, जो पी के अलावा है ना, द यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि पी में ना हो। ये पी सेट है, ये पी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है पोर्शन, और जो बाकी पोर्शन होगा इसके अलावा वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ अगर पी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम जो है इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, तो इस पी के अलावा, यानी पी के अलावा शेड कर दें, कलर कर दें कोई भी, इस पी के अलावा, इस पी सेट के अलावा आप इस तरह ये जो पोर्शन है जहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है किसकी, वेन डायग्राम की वजह से पी कॉम्प्लीमेंट की, ये पी कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो ये आपने पी कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 8 में भी है, 10th में भी है। डिमॉर्गन्स लॉ है, यानी प्रूव करना है। डिमॉर्गन्स 7th क्लास में डिमॉर्गन्स का नाम तो नहीं यूज़ हुआ, लेकिन इस तरह वेरीफाई करना है। ये आपको यूनिवर्सल सेट एक दिया गया, सेट ए दिया गया, बी दिया गया, आपने वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो इसकी दो साइड्स हैं, दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। सो व्हाट इज़ ए, ए आपके पास है 1 3 5 7 और 9, और इसके साथ जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, बी की 3 6 9। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों एलिमेंट्स में कॉमन एलिमेंट होते हैं। इंटरसेक्शन कौन से एलिमेंट आते हैं, जो ए में भी हों और बी में भी बिलोंग करते हैं, जो दोनों सेट्स में बिलोंग करते हैं वो इंटरसेक्शन में आएंगे। और इसमें कौन सा एलिमेंट्स है, जो ए में भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और उसके अलावा 9 भी, 3 और 9, तो इसका क्या आ जाएगा 3 और 9। ये इसकी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आपने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि आपके ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। यूनिवर्सल सेट कौन सा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक सारे एलिमेंट हैं। और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है आपके पास, 3 और 9। तो अब आपने इसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में, यानी द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, जो द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसके वो एलिमेंट जो यहाँ नहीं है वो आपको नज़र आ रहे हैं, कौन से नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है वो नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और 8 भी नहीं है। तो ये आपके कौन से एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, जो कि यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके बाद अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमने क्या लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले हमने क्या फाइंड करना है, पहले हम इसमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा आपका, व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आपका 1 2 से लेकर 9 तक सारे एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद ए कौन सा, ए आपके पास है 1 3 5 7 और 9। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट लिखने हैं, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो आप यहाँ प्रेजेंट ना हो। 1 भी यहाँ है वो नहीं आएगा, 2 यहाँ नहीं है वो आ जाएगा, 3 यहाँ है वो नहीं आएगा, 4 नहीं है वो आ जाएगा,
5 यहाँ है वो नहीं आएगा, 6 नहीं है वो आ जाएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 नहीं है वो आ जाएगा। तो 2 4 6 8 यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 2 4 6 8 आपके ए में नहीं है, तो ये ए कम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद आपने बी कम्प्लीमेंट करना है। बी कम्प्लीमेंट मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आपके हैं 1 1 2 से लेकर 9 तक सारे एलिमेंट्स हैं। और बी कौन सा है, 3 6 और 9 है। बी कौन सा 3 6 9 है। अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, कौन कौन से नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 तो यहाँ है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 6 नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है और 8 नहीं है। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि बी में नहीं है, 1 2 4 5 7 8। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया, 2 4 6 8 और यूनियन हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 2 4 5 7 8। इन दोनों की अब यूनियन लिखनी है, तो इन दोनों की यूनियन इनको कंबाइन करके लिखना है। और ये क्या आ जाएगा, 1 2 4 1 2 4 5 6 भी है, यहाँ 6 आ जाएगा, 7 भी है, 7 आएगा, 8 आएगा। तो ये आपका आंसर आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, 1 2 4 5 6 7 8। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो यूँ आपका ये वेरीफाई हो गया कि आपका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो इस तरह बाकी जो इसका दूसरा पार्ट है वो इस तरह खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। ये चैप्टर नंबर 10 का है। इसमें कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें 3 साइड्स गिवन है। अब ट्रायंगल जब 3 साइड्स गिवन हो, ट्रायंगल उसी पे कंस्ट्रक्ट हो सकती है जब 2 साइड्स का सम यानी 5, आपने इस तरह चेक करना है कि 5 + 8 ये आपका ग्रेटर होना चाहिए 4 से। इसी तरह 5 + 4 ये ग्रेटर होना चाहिए 8 से। और इसी तरह 4 + 8 ये आपका ग्रेटर होना चाहिए 5 से। अगर ऐसा है, तीनों आपने इसमें केसेस चेक करने हैं कि ऐसा है, तब अब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकती है। अगर 2 साइड का जो सम है वो तीसरी साइड के इक्वल हो या उससे स्मॉलर हो तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। इसमें हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे कि 0 पे इस तरह आप डॉट लगा दें और उसके बाद 8 पर इस तरह डॉट लगा दें। तो ये आपके पास 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर ली आपने। 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की, इसको आपने ए बी का नाम दे दें। ए और बी हो गया। अब आपने एक दूसरी लाइन है 5 सेंटीमीटर और एक दूसरी लाइन है 4 सेंटीमीटर। अब आपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करें। 5 सेंटीमीटर ओपन कैसे करना है, कंपास की नीडल को 0 पे रखें और कंपास की पेंसिल को 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लें। ये 5 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया। अब आपने किसी एक पॉइंट को आपने वर्ड लेना है सेंटर। लेट्स सपोज ए को ही ले लेते हैं। ए पर रख के हमने ये एक आर्क लगाई है। ये आर्क हम ड्रा करें ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद दूसरी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। आप कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर ओपन है। और बी पे रखते हुए बी पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क ड्रा की।
अब पहली आर को थोड़ा सा उसको कट नहीं कर, उसको और हम इंक्रीज़ कर लेंगे। फिर 5 सेंटीमीटर हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर ओपन की और इसको जो है इस तरह ड्रा किया। इसने फर्स्ट आर को जिस पॉइंट पे कट किया है वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये आपका पॉइंट सी हो जाएगा। अब इस पॉइंट सी को आपने ए के साथ इस पॉइंट स्केल के ऊपर इस तरह पॉइंट्स को सी पे रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट सी को ए के साथ ज्वाइन कर दें और सी को बी के साथ ज्वाइन कर दें। तो इस तरह आपके पास ट्रायंगल ए बी सी जो है, जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी वो आपकी बन गई, जिसकी मेजरमेंट ए बी कितना है, ए बी आपकी 8 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर हो गया और बी सी 5 सेंटीमीटर हो गया और बी सी जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए 45 है, एंगल बी 90 और ए बी 6.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें सबसे पहले हम ए बी लाइन ड्रा करेंगे। ए बी लाइन हमने 6.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है। ए बी लाइन हमने ड्रा करनी है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये ए बी लाइन ड्रा करेंगे। ये आप ज़ीरो है, ज़ीरो पे इस तरह डॉट लगा लिया। उसके बाद ये 6 है, 6.5 ये है, इसके सामने इस तरह हमने डॉट लगा लिया। अब इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बन गया ए बी ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। ये ए बी लाइन सेगमेंट है 6.5 सेंटीमीटर का। अब हमने इसमें बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है और ए पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो पहले हम इसमें बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का कैसे एंगल बनता है, कंपास को मुनासिब खोला आपने और बी पे रखते हुए इस तरह ये एक आर्क ड्रा की, बी पे रखते हुए इस तरह एक आर्क ड्रा की। आप कंपास को इतने ही ओपन रखें और यहाँ इस तरह डॉट लगा लें। अब यहाँ रखते हुए यहाँ रखना है, कंपास को इतने ओपन रखना है और इस पॉइंट पर रख के एक आर्क ड्रा कर दें। उसके बाद फिर इधर आपने डॉट लगा दिया। अब यहाँ रखते कंपास को उतना ही ओपन रखें और आगे एक और आर्क लगा दें। तो ये आपका पहले जो आर्क पे, पहली आर्क पे अगर 60 का एंगल बनाना हो तो इसको ज्वाइन करें, 60 का एंगल बन जाता है। ये 60 का और ये क्या 120 का बन जाता है। हमने 90 का बनाना है तो 90 का कैसे बनेगा, ये 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे, इसका हाफ होता है। 60 और 90 के दरमियान 60 डिग्री होती हैं, उसको हाफ करें 30, तो 60 प्लस 90। अब यहाँ 120 पे रख के इस तरह आपने एक आर्क ड्रा करनी है और उसके बाद ये 60 पे रख के एक आर्क ड्रा करनी है। तो दोनों आर्क जहाँ कट करती हैं उसको आप पॉइंट बी से ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा कर लेंगे। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये 90 डिग्री का एंगल आपका बना और यूँ आगे आप रे ड्रा कर देंगे। उसके बाद अब आपने पॉइंट ए पे 45 का बनाना है। 45 का 90 का हाफ होता है, तो इसके लिए भी आपने 45 बनाने के लिए 90 आपको बनाना पड़ेगा। 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 बन जाएगा। अब यहाँ हम इसको उसी तरह ओपन करते हुए हमने ये एक आर्क ड्रा की, ये आर्क ड्रा कर ली। अब उसके बाद यहाँ इस तरह पॉइंट लगा लिए, डॉट लगा लिया। अब यहाँ रखते हुए आगे ये लगाया, ये क्या बन गया 60 का बन गया। अब यहाँ डॉट लगाया इस तरह। इसके बाद ये आ गया आपका 120 का बन गया। अब 120 और 60 की जो दरमियान 60 डिग्रीज़ हैं, इनको बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास 90 आएगा और 90 को फिर बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 का एंगल बनेगा ये। अब इनको हम इस पॉइंट को और इसको ए को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। यूँ स्ट्रेट रखा, ये डॉटेड लाइन से हमने इनको यूँ डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लिया। अब आपने 45 का बनाना है
तो ये जो 90 बना है, ये जो 90 है, इसको बाइसेक्ट करेंगे। किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने का तरीका यही होता है। अब कंपास, ये अब एंगल 90 बन चुका है, इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो आपका 90 का हाफ बाइसेक्शन क्या होता है, 45। तो ये 45 यहाँ से रख के आप एक आर्क लगाएं, और फिर आपने इस पॉइंट पे जो 90 वाला ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क लगानी है। दोनों आर्क जहाँ बस इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को एक साथ ज्वाइन करते हुए इस पॉइंट को एक साथ ज्वाइन करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को इस तरह ज्वाइन किया और इस तरह ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा की, ये तो ये आपका यहाँ इस तरह जा रहा है, रे हो गई। अब ये फर्स्ट 90 वाली रेस थी, इसको आप आगे इंक्रीज़ करें। इसको हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये आप इसको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट आपका ABC, ये C पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरह आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC बन गई, जिसमें जो है आपका एक एंगल ये 45 है, ये एंगल जो है, ये एंगल आपका 45 है, और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। और इसके बाद जब हमने व्हाट इज़ द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, ये थर्ड एंगल जो एंगल C है, ये भी मेजर करके से D से मेजर कर सकते हैं। अगर D आपके पास नहीं है तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री है। तो इसमें हमारे पास एंगल A 45 है और एंगल B 90 है। 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो आपका एंगल C जो है वो 180, और इन दोनों को ऐड करें, 90 प्लस 45 को 135 राइट साइड पे आएगा, तो माइनस 135 डिग्री। तो एंगल C आपका 45 डिग्री ही आ जाएगा। D से मेजर किया जा सकता है। D अगर वो मेरे पास D नहीं है तो इसलिए वैसे इस तरह मैंने कैलकुलेट कर लिया। वैसे D से भी एग्जैक्ट बच्चे आसानी से मेजर कर सकते हैं कि ये 45 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। इसमें कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC व्हेन AB 6 सेंटीमीटर है, BC 5.3 सेंटीमीटर और AC 5.6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद फ्रॉम C ड्रा परपेंडिकुलर ऑन AB पर पॉइंट C से हमने परपेंडिकुलर भी ड्रा करना है। तो इसमें सबसे पहले जो लाइन है AB, सबसे पहले लाइन AB ड्रा करेंगे हम। लाइन AB कितनी है, लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर है, तो लाइन AB हम 6 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। लाइन AB हमने 6 सेंटीमीटर ड्रा करना है, तो 6 सेंटीमीटर लाइन हम ड्रा करेंगे। ये 0 पे डॉट लगाया और उसके बाद 6, तो ये AB लाइन आपके पास, लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर आ गया। ये लाइन सेगमेंट AB है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद BC है 5.3 सेंटीमीटर। अब कंपास को आप 5.3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपास को, नीडल को 0 पे रखा और पेंसिल की टिप को 5.3 सेंटीमीटर तक आपने अप्रॉक्सीमेटली जो है 5.3 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। तो ये तकरीबन जो है 5.3 सेंटीमीटर है। अब BC 5.3 है, तो हम BC 5.3 है, तो B को हम सेंटर लेंगे। B को सेंटर लिया और इस तरह एक आर्क ड्रा कर देंगे। B को सेंटर लेके इस तरह हमने एक आर्क ड्रा कर दी। उसके बाद AC जो है वो 5.6 सेंटीमीटर है। AC 5.6 है, तो अब कंपास को दोबारा हमने 5.6 सेंटीमीटर ओपन करना है। कंपास को 5.6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया हमने, और स्केल के साथ नीडल को 0 पे रखते हुए और पेंसिल की टिप को आपने 5.6 तक ओपन किया, तो एग्जैक्ट ये 5.6 सेंटीमीटर हो गया। और A को, अब AC 5.6 है, इसलिए A को सेंटर लेंगे और 5.6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रा करेंगे, और ये फर्स्ट पहली आर्क को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आपका C हो जाएगा। ये पॉइंट C हो गया। अब इस पॉइंट C को आप
पॉइंट सी को ए और बी से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगी। इन पॉइंट्स को बिल्कुल सीध में, डॉट्स को बिल्कुल सीध में रखते हुए इसको सी को बी के साथ और सी को ए के साथ ज्वाइन कर दिया तो ये आपके पास ट्रायंगल ए बी सी बन गई। इसके बाद हमने क्या करना था, इसमें हमने पॉइंट सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए बी के ऊपर, यानी सी से हमने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। सी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करने का क्या तरीका है, कंपास की नीडल को आप रखेंगे सी पर, इस तरह सी पर रखेंगे और कंपास को इतना खोलेंगे, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस पेज को उल्टा कर लें, सी अपने सामने कर लें ऐसे, ये सी जो वर्टेक्स है ये हमारे सामने आ गया। अब आपने यहाँ सी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो आपने सी के ऊपर कंपास की नीडल को रखना है और एक आर्क ड्रा करनी है, एक ऐसी आर्क ड्रा करनी है जो ए बी को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। यानी इस तरह देखें, ये आपने इस तरह, मैंने कंपास को इतना ओपन किया कि वो एक आर्क, ऐसी आर्क ड्रा करनी है जो ए बी को 2 पॉइंट्स पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ये 2 पॉइंट्स हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, सी से परपेंडिकुलर ड्रा करने जा रहे हैं ए बी के ऊपर। तो आपने सी के ऊपर कंपास की नीडल रखा और इस तरह एक आर्क ड्रा की। आप एक ऐसी आर्क ड्रा करनी है जो ए बी को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अब आपने कंपास को, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें। हाफ ज़्यादा ओपन किया और यहाँ रख के एक आर्क ड्रा की और फिर इस दूसरे पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा की। ये जो आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, उसके बाद क्या किया हमने, ये जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन किया और यहाँ रख के एक आर्क गेट ड्रा की और दूसरी यहाँ रख के दूसरी आर्क गेट ड्रा की। अब दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन करूँगा तो ये आपका सी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसको हम मेजर भी करना है, हमने मेजर भी करना है। ये अब सी से ए बी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इस परपेंडिकुलर लेट्स सपोज डी कह देते हैं, ए डी परपेंडिकुलर है और हमने इसको मेजर करना है यहाँ तक इसको जो है ई कह देते हैं पॉइंट को। तो हमने ये मेजर भी करना है कि सी ई की लेंथ कितनी है, तो स्केल की मदद से इसको मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास कितना आ रहा है, 4.5, ऑलमोस्ट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4.5 आ रहा है। तो इसकी जो लेंथ है सी ई परपेंडिकुलर जो ड्रा किया हमने पॉइंट सी से ए बी के ऊपर, इसकी लेंथ कितनी आ गई, 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप जो है ट्रायंगल्स ड्रा कर सकते हैं और उसके जो डिफरेंट मेजर परपेंडिकुलर ड्रा करने का भी इसी तरह तरीका है।